साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोग इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात कही जाए तो कोई देश काल परिस्थिति हो, कोई समय हो, कोई विचार हो, कोई समाज हो, समय के साथ वह परिवर्तित होता रहता है और उस विचार, उस परिवर्तन को के बारे में विभिन्न रचनाओं में समय समय पे उल्लेख मिलता रहता है। ऐसी ही रचनाएं जो कि इतिहास की पुष्टि करती हैं, इतिहास के लिए साक्ष्य रूप में उपस्थित रहती हैं, ऐसी ही रचनाओं को ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत साहित्यिक साक्ष्यों में रखा जाता है। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत रचनाओं में अगर भारतीय इतिहास को मद्देनजर रखा जाए तो मुख्य रूप से वर्गीकृत ऐसे किया जा सकता है। इसमें है धार्मिक ग्रंथ और उसके बाद हैं विदेशी यात्रियों के विवरण और उसके बाद हैं लौकिक ग्रंथ। ये सभी ग्रंथ हैं, ये सभी रचनाएं हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लौकिक रचनाएं वह रचनाएं हैं जिससे हमें सामान्य जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसका उदाहरण अगर आप देना चाहें तो आप पंचतंत्र के रूप में इसका उदाहरण दे सकते हैं, जो कि गुप्त काल की एक महान रचना थी और जिसको महान लेखक विष्णु शर्मा ने इसका रचना की थी, जिसका मैंने खुद पूरा अध्ययन किया है। कम से कम पंचतंत्र 3 से 4 बार मैंने पूरा पढ़ा है। इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री, भारत में समय समय पे विभिन्न विदेशी यात्री आते रहे। कुछ हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति से आकर्षित होकर के आए, कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से आए, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आए और कुछ हमारे देश के धर्म और संस्कृति के बारे में जानने की जिज्ञासा लेकर के आए। अगर इन्हीं में से उदाहरण दिया जाए तो चीनी यात्री ह्वेनसांग का दे सकते हैं, यूनानी यात्री जो कि राजदूत के रूप में आया था मेगास्थनीज के दिया जा सकता है, जिसने अपना ग्रंथ इंडिका लिखी। इसके बाद कुछ ईरानी आए, कुछ मिस्र के यात्री आए, कुछ इटली के यात्री आए और कुछ मोरक्को से यात्री आए। इसके बारे में हम लोग यथास्थान प्रासंगिक जहां हो वहां पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी बस आपको इतना बताना उद्देश्य है कि विदेशी यात्री जब भारत आए, अर्थात विदेशी यात्री भारत आए, उसके पीछे भी उनके मन में जिज्ञासा थी और जो किसी अन्य कारणवश आए वह भारत के बारे में रचना करने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के विषय में लिखा। और यह भारत भूमि का आकर्षण ही था कि बड़े से बड़े विद्वान भी भारत भूमि के विषय में अपनी रचनाओं में उल्लेखित करने का प्रयास किए हैं और उनकी लेखनी ने भारत भूमि के सभ्यता, संस्कृति और समाज को समझने का प्रयास जो किया उसको अपनी रचनाओं में उल्लेखित भी किया है। इसके बाद हम लौकिक जान गए और हमने विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में भी एक बहुत ही सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। आगे हम और अध्ययन करेंगे। अब हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इसको फिर 3 हिस्सों में हम विभाजित करते हैं। वह 3 हिस्से कौन से हैं? एक है ब्राह्मण साहित्य का, दूसरा है बौद्ध साहित्य का और तीसरा है जैन साहित्य का। मुख्य रूप से यही 3 हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी संप्रदायों से संबंधित धर्म ग्रंथ होते हैं जो कि हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए
महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ब्राह्मण साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य से जुड़े साहित्य का अध्ययन करते हैं, बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य का अध्ययन करते हैं, जैन साहित्य में जैन धर्म से जुड़े साहित्य का अध्ययन करते हैं। जैसे जैन ग्रंथों में आगम का स्थान, निरुक्ति, चूर्णी, टीका का स्थान और आदि ग्रंथों का अध्ययन समय समय पर हम करेंगे। भगवती सूत्र इत्यादि ग्रंथ हैं जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित हैं। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ आते हैं, इसमें त्रिपिटक हैं, जातक कथाएं हैं, आदि इत्यादि ग्रंथ हैं, जिससे इतिहास के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की जानकारी प्रतिपुष्ट होती है। और भारत में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद का अध्ययन करते हैं। यह वैदिक साहित्य का मुख्य 4 भाग माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के मुख्य 4 भाग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त वेदांग, वेदांग के बाद धर्मशास्त्र, महाकाव्य और सूत्र साहित्य आदि आते हैं, जिसमें सूत्र साहित्य में सूत्रों के माध्यम से वैदिक ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और महाकाव्यों के बारे में आप निश्चित ही तौर से जानते होंगे कि भारत में 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरी जय संहिता, जो कि बाद में आगे चल करके महाभारत कही गई। महाभारत और रामायण हमारे महाकाव्य हैं। धर्मशास्त्र को के अंतर्गत 3 तरीके की रचनाएं आती हैं। इसमें धर्म सूत्र आते हैं, जिसमें धार्मिक विधि विधानों की चर्चा की गई है। दूसरे स्मृतियां आती हैं, जिसमें सामाजिक नियमों की चर्चा की गई है। इसका उदाहरण मनु स्मृति आप जान सकते हैं। इसके बाद टीकाएं आती हैं। टीकाएं अर्थात कमेंट्री, अर्थात इन्हीं स्मृतियों पे कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनको टीकाएं कहते हैं। इसमें भारुचि, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, अपरार्क, विश्वस्वरूप, विज्ञानेश्वर इत्यादि जैसे विद्वान थे। तो आपने इन ब्राह्मण साहित्य के बारे में जाना। इसमें वेद हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे विभिन्न वेदों के विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें वेदों की व्याख्या की गई है। इस वेद की व्याख्या इसमें की गई है। और विभिन्न वेदों से संबंधित आरण्यक ग्रंथ भी हैं, जिसमें विभिन्न दार्शनिक बातों के बारे में उल्लेख मिलता है, विभिन्न आध्यात्मिक बातों के बारे में उल्लेख मिलता है। और उनसे संबंधित उपनिषद भी हैं, उनसे संबंधित उपनिषद भी हैं, जिससे हमें विभिन्न दार्शनिक पक्षों के बारे में, वैदिक ग्रंथों के या वैदिक दार्शनिक पक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक रचनाओं की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि इस धरा पर कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी मानव जाति हो, वह चाहती है कि कुछ मूलभूत शिक्षाएं
जो कि जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक हैं, उनको कहीं न कहीं संग्रहित किया जाए और इन्हीं प्रयासों में विभिन्न वेदों और विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों की रचना समय समय पर होती रही और जिसमें कुछ ऐतिहासिक महत्व के तत्व निश्चित तौर से विद्यमान होते हैं, जिनका एक इतिहासकार निष्पक्ष होकर के अध्ययन करता है। इन वैदिक ग्रंथों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले भी हम वेदों का एक बार ऐतिहासिक दृष्टि और स्रोतों के रूप में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।